साल 1991, एक ऐसा साल जब एक घटना ने भारत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या। ये सिर्फ एक राजनीतिक हत्या नहीं थी, बल्कि एक ऐसी पहेली थी, एक ऐसा रहस्य था जिसकी गुत्थी सुलझाने के लिए देश की सबसे बेहतरीन टीमों को लगना पड़ा। आज हम उसी उलझी हुई कहानी को परत दर परत खोलेंगे, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत के इतिहास की सबसे जटिल हत्या की गुत्थी आखिर सिर्फ एक तस्वीर से कैसे सुलझ गई। ये उस जांच की कहानी है जहां कोई सुराग नहीं था, कोई गवाह नहीं था, और उम्मीद की जो इकलौती किरण थी वो एक ऐसे कैमरे में छिपी थी जो धमाके में लगभग तबाह हो चुका था। ये शब्द थे राजीव गांधी के, एक ऐसे नेता जो भारत को 21वीं सदी में ले जाने का सपना देख रहे थे। उनका विजन उनकी पहचान थी, और शायद यही वजह है कि जब उनकी हत्या हुई तो ये सिर्फ एक नेता का अंत नहीं था, ये उस सपने का अंत था जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस मनहूस दिन से। समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और कैसे इस एक घटना ने पूरे देश को एक गहरे सदमे में डाल दिया। तारीख थी 21 मई 1991। शाम का वक्त। राजीव गांधी अपनी चुनावी रैलियां खत्म कर चुके थे और मद्रास के लिए निकलने वाले ही थे। लेकिन तभी एक खबर आई, उनके हेलीकॉप्टर में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, उड़ान रद्द हो गई। निराश होकर गांधी गेस्ट हाउस लौटने लगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में ही एक वायरलेस मैसेज आया, हेलीकॉप्टर ठीक हो गया है। वो इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने तुरंत यू टर्न लिया और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ गए, और इसी हड़बड़ी में एक बहुत ही घातक चूक हो गई। उनके निजी सुरक्षा प्रमुख ओपी सागर दूसरी वैन में थे और उन्हें पता ही नहीं चला कि प्लान बदल गया है। राजीव गांधी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बिना ही मद्रास के लिए उड़ गए। रात 10:10 पर वो श्री पेरम्बूर पहुंचे। हजारों की भीड़ उनका इंतजार कर रही थी, और फिर ठीक 9 मिनट बाद रात 10:19 पर जैसे ही वो मंच की ओर बढ़े, एक जोरदार धमाका हुआ और सब कुछ धुएं में खो गया। अगली सुबह देश सदमे में जागा, लेकिन सदमे से ज्यादा हैरानी थी। देश की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसियां रॉ, आईबी पूरी तरह अंधेरे में थीं। किसी के पास कोई जवाब नहीं था कि ये किसने किया, क्यों किया। सोचिए, इससे पहले देश में महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई थी, लेकिन दोनों ही मामलों में हत्यारे मौके पर ही पकड़ लिए गए थे। मकसद साफ था, पर इस बार हत्यारा कौन था, मकसद क्या था, कुछ भी पता नहीं था। धमाके ने लगभग सारे सबूत मिटा दिए थे। जांच की भाषा में कहें तो ये एक ब्लाइंड केस था, मतलब एक ऐसा केस जहां से शुरू करने के लिए एक भी धागा हाथ में नहीं था। इस अभूतपूर्व संकट से निपटने के लिए सरकार ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया। इसकी कमान एक ऐसे अफसर को दी गई जो अपनी काबिलियत के साथ साथ राजनीतिक दबाव झेलने के लिए भी जाने जाते थे, आईपीएस अधिकारी डीआर कार्तिकेयन। उनकी टीम में देश के सबसे बेहतरीन दिमाग शामिल थे, सीबीआई और एनएसजी के टॉप अफसर, और उनका मिशन सिर्फ एक था, राजीव गांधी के हत्यारों को ढूंढना और देश की सुरक्षा एजेंसियों की खोई हुई साख को वापस हासिल कर। अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जब सारे रास्ते बंद लग रहे थे, जब जांच एक अंधे कुएं में पहुंच चुकी थी, तब एक ऐसी चीज सामने आई जिसे लगभग नजरअंदाज कर दिया गया था, और उसी एक चीज ने इस पूरी जांच की दिशा बदल कर रख दी। 22 मई की सुबह तमिलनाडु फोरेंसिक लैब्स के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखरन अखबार देख रहे थे। पन्ने अपराध स्थल की भयानक तस्वीरों से भरे हुए थे, लाशों और मलबे का ढेर, और उसी ढेर के बीच उनकी नजर एक चीज पर अटक गई, एक कैमरा। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि इस तबाही के बीच शायद यही कैमरा इस केस का सबसे अहम, सबसे जरूरी सुराग हो सकता है। उन्होंने फौरन अपनी टीम को आदेश दिया, कुछ भी करो, उस कैमरे को ढूंढो। वो कैमरा हरी बाबू नाम के एक लोकल फोटोग्राफर का था, जो दुर्भाग्य से खुद उस धमाके में मारा गया था। जब उस कैमरे की फिल्म को डेवलप किया गया तो जांचकर्ताओं की सांसें थम गईं। तस्वीरों में एक महिला थी, चश्मा पहने, नारंगी और हरे रंग के सलवार कमीज में, हाथ में चंदन की माला लिए हुए। उसके साथ एक आदमी भी था, सफेद कुर्ता पजामा में। जब इन तस्वीरों का मिलान अपराध स्थल से मिले सबूतों से किया गया, डेनिम जैकेट के टुकड़े, तार और वही हरे नारंगी धागे, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। यही महिला मानव बम थी। पहली बार कातिल का एक चेहरा एसआईटी के सामने था। तो एसआईटी के पास अब हत्यारे का चेहरा तो था, लेकिन सवाल अब भी वही थे, आखिर ये महिला कौन थी और उसने ऐसा क्यों किया। यहीं से शुरू हुई कड़ियों को जोड़ने की असली कहानी, एक ऐसी पहेली को सुलझाने की कोशिश जिसके तार देश की सीमाओं के पार तक जाते थे। और फिर मानो किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया, कड़ियां एक एक कर जुड़ने लगी। पहला कदम हरी बाबू की तस्वीर से हमलावर धनु और उसके हैंडलर सफेद कपड़ों वाले शिवरासन की पहचान हुई। दूसरा सुराग बड़ी अजीब तरह से मिला, एक मामूली ट्रैफिक स्टॉप। ओवर स्पीडिंग के लिए शंकर कोनेस्वरन नाम का युवक पकड़ा गया और उसने शिवरासन को लिट्टे के एक बड़े ऑपरेटिव के तौर पर पहचान लिया।
तीसरी कड़ी, शंकर की डायरी, उसमें नलिनी नाम की एक महिला का फोन नंबर मिला। चौथा ब्रेक थ्रू, एक गुमनाम मुखबिर का फोन, उसने बताया कि उसने अपनी पड़ोसन नलिनी को अखबार में छपे उन्हीं लोगों के साथ देखा है। और आखिर में नलिनी के भाई की गिरफ्तारी। पूछताछ में उसने सब कुछ उगल दिया। उसने बताया कि कैसे एक आंख वाला शिवरासन ही मास्टरमाइंड था, धनु मानव बम थी और इस साजिश में उसकी बहन नलिनी भी शामिल थी। पूरी पहेली अब जुड़ चुकी थी। अब ये बिल्कुल साफ था कि इस हत्या के पीछे LTT यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम का हाथ था। ये श्रीलंका का एक बेहद खूंखार सशस्त्र तमिल संगठन था जो एक अलग देश तमिल ईलम के लिए लड़ रहा था। और विडंबना देखिए, 1980 के दशक में कभी भारत ने ही लिट्टे को ट्रेनिंग और समर्थन दिया था, तो आखिर एक दोस्त दुश्मन कैसे बन गया? इसकी शुरुआत हुई जुलाई 1987 में, जब भारत श्रीलंका शांति समझौते पर लिट्टे की सहमति के बिना हस्ताक्षर हो गए। राजीव गांधी ने शांति स्थापित करने के लिए भारतीय सेना यानी IPKF को श्रीलंका भेजा, लेकिन लिट्टे ने इसे धोखा माना और IPKF के खिलाफ ही जंग छेड़ दी। 3 साल के खूनी संघर्ष के बाद भारत ने अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन 1991 में जब राजीव गांधी के दोबारा चुनाव जीतने की संभावना बढ़ी तो लिट्टे को डर सताने लगा, डर के IPKF वापस आएगी। और इसी डर ने नवंबर 1990 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरन को शिवरासन को भारत भेजने पर मजबूर कर दिया, जिसका मिशन एक ही था, राजीव गांधी की हत्या। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जानकर शायद किसी के भी होश उड़ जाएंगे कि लिट्टे के पास एक नहीं बल्कि 2 प्लान थे। प्लान ए, जिसे धनु ने श्री पेरुम्बदूर में अंजाम दिया, और अगर वो किसी वजह से फेल हो जाती तो दिल्ली में एक प्लान भी पूरी तरह से तैयार था। इसके लिए आथिराय नाम की एक 17 साल की लड़की को मानव बम बनाकर भेजा गया था, लेकिन किस्मत से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को इसकी भनक लग गई और दिल्ली के एक होटल से उनकी गिरफ्तारी के साथ ही ये दूसरी बड़ी साजिश नाकाम कर दी गई। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था, छोटे बड़े सभी मोहरे पकड़े जा रहे थे। अब SIT के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, मास्टरमाइंड शिवरासन, जिसे वन आइड जैक के नाम से भी जाना जाता था, उसे हर हाल में जिंदा पकड़ना। शिवरासन को पकड़ने के लिए देश के इतिहास का सबसे बड़ा मैनहंट शुरू हुआ। उसके सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन शिवरासन कोई मामूली अपराधी नहीं था, वो एक भूत की तरह था जो लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। वो कभी सिख बनता, कभी मौलवी तो कभी पुजारी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और दुस्साहसी चाल थी मद्रास से बेंगलोर भागना। जरा सोचिए, उसने एक तेल के टैंकर के अंदर एक गुप्त चेंबर में छिपकर 350 किलोमीटर का सफर तय किया, और इस दौरान वो दर्जनों पुलिस चौकियों के नीचे से निकल गया। किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। आखिरकार 90 दिनों की लुका छिपी के बाद वो दिन आया, 18 अगस्त 1991। पुलिस को एक पक्की टिप मिली कि शिवरासन बेंगलोर के कुनान कुंडे इलाके में एक छोटे से घर में छिपा है। मिनटों में SIT और NSG कमांडो ने घर को चारों तरफ से घेर लिया। मास्टरमाइंड अब जाल में था। सब कुछ तय था, टीम हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक अफसरशाही देरी इस पूरे ऑपरेशन पर पानी फेरने वाली थी। पर सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? तो आखिर गलती कहाँ हुई? जवाब है तालमेल की कमी और अफसरशाही। पहली देरी, बेंगलोर पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा का हवाला देकर तुरंत रेड की इजाजत देने से मना कर दिया। दूसरी देरी, दिल्ली से CBI निदेशक का आदेश आया, मेरे आने तक कोई एक्शन नहीं होगा। और तीसरी और सबसे बड़ी देरी, जब डायरेक्टर शाम को पहुंचे तो उन्होंने साइनाइड एंटीडोट किट को एक्सपायर बताकर ऑपरेशन रोक दिया। NSG टीम कहती रही कि किट अभी भी काम करेगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। नए एंटीडोट के इंतजार में एक एक कर कीमती घंटे बर्बाद होते चले गए। आखिरकार पूरे 36 घंटों के इंतजार के बाद NSG ने घर पर धावा बोला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदर सिर्फ लाशें थीं। शिवरासन और उसके साथियों ने साइनाइड खा लिया था। 90 दिनों की मेहनत, देश की सबसे एलीट टीमों का ऑपरेशन, सब बेकार हो गया। मुख्य साजिशकर्ता सारे राज अपने साथ लेकर जा चुका था। शिवरासन की मौत के साथ ये खोज तो खत्म हो गई, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। अब बारी थी लंबी कानूनी लड़ाई की और उन सवालों की जो शायद हमेशा के लिए अनसुलझे ही रह गए। जो साजिशकर्ता जिंदा पकड़े गए, उन पर लंबा मुकदमा चला। जनवरी 1998 में एक विशेष टाडा अदालत ने सभी 26 आरोपियों को दोषी मानते हुए मौत की सजा सुनाई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में यह फैसला बदला। सिर्फ 7 मुख्य साजिशकर्ताओं की सजाए मौत को बरकरार रखा गया, और फिर सालों की कानूनी प्रक्रियाओं और दया याचिकाओं के बाद इन सब की सजा भी आखिरकार आजीवन कारावास में बदल दी। तो अंत में सवाल यही रह जाता है, शिवरासन की मौत के साथ क्या इस साजिश का पूरा सच? क्या इसके पीछे कोई और बड़ी ताकतें थीं? क्या कोई अंतर्राष्ट्रीय लिंक था? क्या ये सारे राज हमेशा के लिए उसी के साथ दफन हो गए?